नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सीजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। निकाय चुनाव के नामांकन के 7वें दिन एक मेयर, 3 उपमेयर समेत 59 पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल। मनियारी थाना क्षेत्र अमरख गांव में गुरुवार की देर रात नवविवाहिता का शव जलाने गए लोगों को गांव वालों ने शव जलाने से रोका। गायघाट थाना क्षेत्र के कटरा मोड़ के समीप पानी के गड्ढे में 3 शव मिलने से मचा हड़कंप। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव के नामांकन के 7वें दिन मेयर, डिप्टी मेयर समेत कुल 59 पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के 7वें दिन नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार को कुल 59 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें 1 मेयर पद के लिए व 3 उपमेयर पद के लिए नामांकन किया गया। बाकी 55 नामांकन वार्ड पार्षद पद के लिए किए गए। आज से पहले 163 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया था। वहीं आज 59 नामांकन दर्ज होने के बाद अभी तक कुल 222 नामांकन दर्ज हो चुके हैं। नामांकन में मात्र 1 दिन शेष बचा है। कल आखिरी दिन नामांकन के बाद सभी तस्वीरें खुलकर सामने आ जाएंगी। 12 वार्ड से मैंने नामांकन किया है। मेरा नाम बिंदिया कुमारी है। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। जैसे मैं वार्ड को अपना सुंदर स्वच्छ बनाना चाहती हूँ, तो पढ़ाई लिखाई में उसमें आगे रहे, हर कुछ में जब मौका मिलेगा तो सब कुछ करूँगी। क्या कुछ समस्या, मुख्य समस्या तो बहुत सारा है, कौन ऐसा समस्या नहीं है। समस्या तो बहुत सारा है, 1-2 हो तो बताएं। कुछ बताइए। मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि सफाई, गंदगी बहुत है उस वार्ड में, गंदगी है। रोड सही नहीं है। सभी पार्षद यही वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जब जीतेंगे तभी तो बताएंगे ना। नहीं, जब मौका देंगे जनता तभी तो हम कुछ बताएंगे। मौका ही नहीं देंगे तो हम क्या बताएंगे। मौके पे होता है ना कुछ भी। बस ये मौका तो दे के देखें, उसके बाद हम बताएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। बहुत अच्छा समर्थन है क्षेत्र में, बहुत अच्छा सब क्षेत्र की है मेरे पीछे। रहेगा कि वार्ड का सभी भ्रष्टाचार जो वार्ड पार्षद है उसको जड़ सहित उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मेरा सबसे बड़ा रोग है, उसने सारे मोहल्ला में जल जमाव, रोड का समस्या, जल जमाव का समस्या, सड़क का समस्या, प्रधानमंत्री योजना का समस्या, सारा वार्ड में समस्या ही समस्या। इससे निजात दिलाने के लिए हमने वार्ड में नॉमिनेशन किया है और काम करेंगे। पिछली बार भी आप प्रयास किए थे, कुछ कमी लग रही थी? पिछले बार मैंने प्रयास किया, मेरे बारे में गलत र्यूमर फैला के, कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के मेरे, इसलिए मुझे अज्ञानता थी। लेकिन मैंने जब जनता के बीच में गया तो हमें लोग बताया कि ये कारण है, किसी को कुछ कह देना, किसी को कुछ कह के मेरे को चुनाव रहा। इस बार सारा जनता उनके करतूत को जान चुका है और सारा जनता मेरे साथ। आप अगर जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी वार्ड के जनता को जो भी सरकार के द्वारा योजना आएगी उनके घर तक पहुंचाने का काम करें, उसमें सहयोग करेंगे। जहां तक होगा मैं अपने साथ ऑफिस से लेके मोहल्ला तक घूम के सबका काम करवाएंगे। आपसे ही मांग रही हूँ, मैं 2007 से ही रनर रहती हूँ। इस बार मेरे जनता इतना आशीर्वाद और प्यार जो दिए हैं, तो मेरी हौसला इतनी बुलंद है कि मैं क्या कर सकूं। और जनता इस बार बहुत ही भारी मतों से विजय कराएंगे। ऐसा जो और अपने वार्ड में सारा समस्या जो भी छूटल होगा 5 साल के अंदर में, मैं उसको 1 से 1.5 साल के अंदर में मैं सारा समस्या का समाधान कराऊंगी और अपने वार्ड को बगिया के तरह सजा के रखूंगी। अपने 19 वार्ड में बेटी बन के और बहू बन के आ रही हूँ, नेता बन के नहीं। राजनीति करना नहीं है, काम करना है। जनता तो मुझे यही सुना रही थी हर घर में, जो 5 साल पहले जो अभी वर्तमान पार्षद थे, वो एक बार वो मेरे सामने दरवाजा पर कभी आए नहीं किए। जब आपके तरफ जाते हैं तो उन्होंने क्या मुझे बोलते हैं, आप लोग मुझे वोट नहीं दिए। वोट नहीं दिए तो ऐसे थोड़े होता है। अगर हम जीत गए तो कहेंगे मेरा आधा समाज है, आधा नहीं है। मेरे समाज गरीब हो अमीर हो, सारा समाज, माता हो पिता हो भाई हो बहन, सबके लिए एक समान काम कर। नंबर 21 से क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा हमारे जनता का जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, उसको दूर करने का हम कोशिश करेंगे।
जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत समस्या मिल रही है। जनता का समस्या सब सर्वप्रथम समस्या पानी का हाहाकार वार्ड नंबर 21 में। कहने को हम बहुत पाइप खना रहा है, रोड खना रहा है, कहीं कोई रोड बनाया नहीं जा रहा है। आज 6 महीना से जहाँ भी पाइप पानी का कनेक्शन लगाने के लिए पाइप बिछाया गया वो टोटल का टोटल टूटा पड़ा है। आज भी जो पूर्व में हम 2002 और 2012 तक हम पार्षद रहे, जो भी रोड नाला हम बनवाए थे सबको तोड़कर ध्वस्त कर कर बर्बाद कर दिया। और तो क्या रहेगा प्राथमिकता? बस जो समस्या जो प्राथमिकता यही रहेगा कि जो समस्या हमारे वार्ड में उस समस्या को हम दूर करने का कोशिश करेंगे, जनता के साथ मिलकर, जनता का सहयोग लेकर, समस्या सुनकर। मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। चुनाव की नामांकन 7वें दिन मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। विशाल कुमार ने रैली में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। विशाल कुमार ने कहा कि नेता नहीं हूं, इस शहर का बेटा हूं। विशाल कुमार मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करना, कितनी बड़ी भीड़ के साथ ओपन जीप में ये अपना नामांकन मेयर पद के लिए दाखिल करने जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विशाल जी, इतना बड़ा जनसैलाब लेकर आप मेयर प्रत्याशी के रूप में नामांकन। ये जनसैलाब नहीं है, ये जनता का प्यार है अपने बेटा के प्रति। मुजफ्फरपुर की जनता ने ठाना है इस बार नेता नहीं बेटा को लाना है और हमारी एकमात्र प्राथमिकता है मुजफ्फरपुर का चौतरफा विकास होगा। जल की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, हर चीज से निजात दिलाऊंगा। इस बार मुजफ्फरपुर की जनता मालिक नेता नहीं बेटा चुनेगी और रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं होगी नगर निगम में। इस बार जनता के कंट्रोल से चलने वाली सरकार होगी। किन लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से यही अपील कर रहे हैं, इस बार अपने बेटा को चुनिए ना कि नेता को चुनिए। मुजफ्फरपुर के चौतरफा विकास में अपने बेटा का साथ दीजिए। ये एक नामांकन यात्रा नहीं है, आप ये जो जनसैलाब देख रहे हैं ये मेरे माता बहन भाइयों का आशीर्वाद है। एक संकल्प यात्रा है मुजफ्फरपुर नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। ये थे विशाल कुमार और मेयर के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग इनके साथ चल रहे हैं। इनका कहना है कि मैं बेटा के रूप में लोगों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहा हूं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गायघाट थाना क्षेत्र के कटरा मोड़ के समीप पानी भरे गड्ढे में 3 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गायघाट थाना क्षेत्र के केवटसा चौक कटरा मोड़ के समीप शुक्रवार की सुबह बागमती नदी के समीप पानी भरे गड्ढे में 3 लाशें तैरता पाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर गायघाट थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गए। वहीं शव मिलने की सूचना के बाद मृतका महिला के परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त किया। वहीं तीनों शव की पहचान कर ली गई है। बताया गया कि मृतका महिला का ससुराल गायघाट थाना क्षेत्र के गायघाट में है। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि तीनों की हत्या उसके ससुराल वालों ने की। पैसे की डिमांड कर रहे थे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। दिन पहले फोन बात हुआ। कौन दिन था उससे? बुध दिन हुआ था। अच्छा, तो इसलिए पैसा मांग रहा था, जिस वजह से मार देंगे, ही कर देंगे, वो कर देंगे। 2 लाख मगर दुकान खोलेंगे, ही करेंगे, वो करेंगे। कोई मगर 3 लाख दीदी दवा डाल के ऐसे घटना किया। आपको कैसे जानकारी जानकारी मिली से फोन यहाँ से हुआ थे, गायब है यहाँ से। तो खोज पैसा हम लोग गए स्टेशन पर खोज खाज किए तो नहीं मिला। तो आए हैं इनको दरवाजा पर आए हैं तो देखे हैं, तब मालूम चला से यहाँ पर लाश दहा रहा है। इनके घर पर कोई है? और सब भाग गया। राजद नेता राय शहीद इकबाल मुन्ना ने अपने छोटे भाई शहनवाज इकबाल मुन्ना का मेयर उम्मीदवार के नाम में घोषणा किया। पूर्व से मेयर उम्मीदवारी की घोषणा की राजद नेता राय शाहिद इकबाल मुन्ना ने चुनाव आयोग के बंदिश के कारण अपने छोटे भाई शहनवाज इकबाल को मेयर उम्मीदवार के रूप में घोषणा की। राय शाहिद इकबाल मुन्ना ने कहा, चुनाव आयोग की बंदिश और निजी कारणों की वजह से अपने छोटे भाई शहनवाज इकबाल को मेयर प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है।
सेवा के लिए समर्पित किया हूं। और यहाँ पे कई सारे वरीय नेताओं ने जो है माला पहना करके उनको जनता का उम्मीदवार घोषित किया है। और कल दिनांक 24 सितंबर को सुबह 11 बजे इनके नामांकन के जुलूस जो है धर्मशाला चौक इस्लामपुर सरियागंज होते हुए समाहरणालय पहुंचेगा। उनको समर्थन करने का क्या कारण हुआ कि आप अपनी जगह पे उनको खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उनके अंदर प्रति जो है एक भावना देखी, सेवा की भावना देखी। और अभी आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे मेयर प्रत्याशियों का आपने बयान लिया होगा, लेकिन पहली बार आप किसी एक नए नौजवान प्रत्याशी से आपने बयान लिया होगा तो उनकी बातों से लगा होगा कि उनको यहाँ की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता उनके अंदर कूट कूट कर भरी। वहीं दूसरी ओर मेयर प्रत्याशी के पद में नाम घोषित होने के बाद शाहनवाज इकबाल ने कहा कि मुझे सभी धर्म और समाज का साथ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण ये है कि हमारे बड़े भाई राय शाहिद इकबाल मुन्ना जी पहले मेयर के उम्मीदवार हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से या चुनाव आयोग की बंदिश की वजह से वो चुनाव नहीं लड़े हैं और मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं उनका छोटा भाई शाहनवाज इकबाल हूं, इसलिए मुझे मेयर का उम्मीदवार उन्हें बनाया है। क्या लग रहा है जनता के बीच आप जा रहे हैं? क्या जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर की 2,85,000 जनता मुझे अपने प्यार और आशीर्वाद से नवाजेगी और मैं एक नौजवान के रूप में तमाम मुजफ्फरपुर की जनता का सेवा करने के लिए आऊंगा। ये मुझे अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड से भी उम्मीद है और मुजफ्फरपुर की जनता से भी उम्मीद है। तो कितने बजे आप? कल सुबह 10:30 बजे संतोषी माता मंदिर धर्मशाला चौक से इस्लामपुर सरैयागंज टावर होते हुए समाहरणालय में जाऊंगा मैं नामांकन के लिए। साइबर फ्रॉड गिरोह से बचाव को लेकर पूर्व सैनिक संघ के कार्यालय में आधुनिक सिस्टम लगाया गया। जिले में साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिरों की नजर भूतपूर्व सैनिक के बैंक अकाउंट पर है। पूर्व सैनिकों के खाते से कई बार अवैध तरीके से राशि निकालने का मामला सामने आ चुका है। इसको देखते हुए अब पूर्व सैनिक संघ के कार्यालय में आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं, जिसका शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। मौके पर अध्यक्ष सह रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बसंत कुमार ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक फ्रॉड के शिकार बुजुर्ग रिटायर्ड सैनिक हो रहे थे। इसके अलावा उन्हें पेंशन की नई तकनीक को करने और समझने में भी दिक्कतें आ रही थी। इसे देखते हुए कार्यालय में ही सभी सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें कंप्यूटर और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पूर्व सैनिक बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र देते थे, लेकिन अब उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। सभी काम यहीं से होगा। पेंशन संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका भी निराकरण अब यहीं से होगा। बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि बुजुर्ग रिटायर्ड सैनिकों के पास कीपैड वाला मोबाइल होता है, उन्हें तकनीक की अधिक जानकारी भी नहीं होती है। पेंशन संबंधित कार्यों के लिए अक्सर उन्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। मोबाइल पर फ्रॉड द्वारा ऐप डाउनलोड करने का मैसेज आता था। जो नहीं जानते थे वे ऐप डाउनलोड कर लेते थे। इसके बाद उनके खाते से रुपए की निकासी हो जाती थी। इन सब चीजों को देखते हुए कार्यालय में ही सभी सिस्टम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड सैनिक यहाँ पर आए और अपना पेंशन संबंधित या जो भी काम है उसे पूरा करें। हम लोग यहाँ पर मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे। पूर्व सैनिकों के पेंशन से संबंधित जो समस्या हो रही थी उससे संबंधित है। पहले पूर्व सैनिकों को उनका पेंशन बैंक के थ्रू मिलता था और बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन है CPPC जो पेंशन बैंक को भेजता था और मिलता था। CPPC विभाग को सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा दिया जाता था हर साल, तो सरकार ने यह फैसला किया कि इसको कट किया जाए, इस खर्च को कम करके, और CDA जहाँ से पेंशन आता है उस CDA को ये जिम्मेवारी दे दी जाए, जिसमें सरकार का पैसा बचेगा। तो CDA को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया CPPC को बीच से हटा के, और CDA अब डायरेक्ट हमारा पेंशन हमारे बैंक के ब्रांच में भेजती है जो मिलती है। लेकिन उसमें एक समस्या आ गई कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाने के कारण सारे लोगों को अपना CPPC से ट्रांसफ़र करा के और CDA के साइट पे जाना था, जिसको कि स्पर्श बोलते हैं। तो सब लोगों को स्पर्श में रजिस्ट्रेशन कराना था अपने PPO के साथ, अपने एड्रेस के साथ। वो काम अभी चल ही रहा है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये
फरवरी और मार्च से शुरू हुआ और उसमें समय लगना था और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। लेकिन बीच में एक समस्या आई कि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा फ्रॉडिज्म होने लगा और लोगों को मैसेज आने लगा मोबाइल पर कि आप अपना ऐप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो अनऑथराइज्ड ऐप होता था और जानकारी न होने के कारण लोग उस पर सूचना देते थे और उनके बैंक से पैसा निकल जाता था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे फौजी जो गांव में रहते हैं, विशेषकर जो वृद्ध हो गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम से फेमिलियर नहीं थे, उनको परेशानी हो रही थी क्योंकि उनके पास बटन मोबाइल है। तो उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारे पूर्व सैनिक संघ के इस कार्यालय ने फैसला लिया कि हम यहीं पर एक कंप्यूटर इंस्टॉल कर देते हैं, यहीं पर बायोमेट्रिक्स कर देते हैं, यहीं पर हम प्रिंटर लगा देते हैं और जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ आकर अपने बायोमेट्रिक्स देके और उनके जो पीपीओ है उसके आधार पर हम उनको यहाँ रजिस्टर करेंगे और उनका जीवन प्रमाण पत्र या पेंशन से संबंधित जो भी समस्या है उसका निराकरण हम यहीं से बैठे बैठे करेंगे। ये पूरे भारतवर्ष में एक अकेला ऑफिस है ये संघ का, जो सरकारी सिस्टम से अलग हटके इस काम को कर रहा है ताकि हमारे जो पूर्व निकाय चुनाव के नामांकन के 7वें दिन एक मेयर और 3 डिप्टी मेयर ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के चुनाव की दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने में अब मात्र एक दिन शेष बचा है, जिस वजह से शुक्रवार को नामांकन स्थल पर प्रत्याशियों की अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। मेयर पद के लिए आज विशाल कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, तो वहीं उपमेयर पद के लिए 3 उम्मीदवारों कृष्णा महतो, पोषण महतो और मोहम्मद अजीमुल्लाह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आज से पहले 5 उपमेयर पद के लिए नामांकन हो चुके थे और आज 3 नामांकन होने से अभी तक कुल 8 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। वहीं मेयर पद के लिए आज से पहले 11 नामांकन हो चुके थे और आज एक नामांकन होने के बाद 12 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। एक दिन शेष बचा है नामांकन में, जिसके बाद पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? उपमेयर के हम पद पे चुनाव लड़ रहे हैं शहर के विकास के लिए। जो हम लोग का शहर में जो काम अभी स्मार्ट सिटी का चल रहा है वो जो स्लो है वो हम लोग फास्ट काम करवाएंगे अगर हम लोग जीत को आ रहे हैं तो। और नल जल योजना का, रोड नाला का, जितनी समस्या अभी जो है हम लोग जीत के आएंगे, नया बोर्ड बनेगी, नई सरकार आएगी, हम लोग काम नए ढंग से करेंगे। इसमें अब विवाद का कोई बातें नहीं रहेगा, सारे आदमी मिलके हम लोग विकास का काम करेंगे। कितना जन समर्थन, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, वो तो खैर जनता ही बतलाएगी सर, हम तो नहीं बता सकते हैं। मेन बात है सब प्रत्याशी तो बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन खैर भरोसा है कि हम जीतेंगे जरूर। उपमेयर में उतनी लड़ाई नहीं दिख रही है। उपमेयर में लड़ाई, देखिए छोटा लड़ाई हो चाहे बड़ा लड़ाई हो, लड़ाई होता है। प्रथम मेयर स्वर्गीय समीर कुमार की 4थी पुण्यतिथि पर ब्रह्मश्री समाज द्वारा निगम कार्यालय स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। ब्रह्मश्री विकास संगठन द्वारा शुक्रवार को पूर्वाह्न 10 बजे प्रथम मेयर स्वर्गीय समीर कुमार की 4थी पुण्यतिथि पर नगर निगम कार्यालय स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर 4 वृक्ष लगाकर 4थी पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि स्वर्गीय समीर कुमार की हत्या 23 सितंबर 2018 को कर दी गई थी। मौके पर संगठन के संयोजक सुनील कुमार ने कहा कि 4 वर्षों बाद भी समीर कुमार की हत्या का उद्भेदन नहीं होने पर दुख एवं आश्चर्य होता है। समाज के वरिष्ठ एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिल पाना प्रशासन की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं उन्होंने मांग की निगम प्रशासन इस तिथि को निगम कार्यालय में प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की गई कि स्वर्गीय समीर जी को त्वरित न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें। उक्त अवसर पर अन्य लोगों के अलावा स्वर्गीय समीर कुमार की पत्नी श्रीमती वर्षा रानी, पुत्र श्री तनुल कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, मीडिया प्रभारी अमित कुमार ने भी अपने विचार प्रकट किए एवं दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज समीर जी की 4थी पुण्यतिथि है। हम लोग सभी लोग उनकी 4थी पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ जन्मदिन और पुण्यतिथि ही मनाते हैं। हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। इस न्याय के लिए हम
सीएम सर से भी 2 बार मिले थे, नित्यानंद राय जी से भी मिले थे, डीजीपी सिंघल जी भी मिले थे। बल्कि सीएम सर तो हमको सिंघल साहब से मिलवाए और बोले कि देखिए इस केस को हम खुद देख रहे हैं और इसको हम अपने हिसाब से आप लोग ध्यान दीजिए और करिए। लेकिन सिंघल सर ने भी बोला कि आप जाइए और 8 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बस वो खाना पूर्ति करते हैं, एक अधिकारी को भेज देते हैं, फिर वो वही पूछते हैं जो सवाल आज से 4 साल पहले पूछते थे। उससे आगे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता है, कोई उसका मतलब वो लोग निदान ही नहीं करते। तो हम इसमें 4 साल से आप लोग को टाला जा रहा है। चौथे पुण्यतिथि पर समीर जी को और उनके परिवार को न्याय मिले, यह ब्रह्मर्षि विकास संगठन मांग करती है। साथ ही मांग करती है निगम प्रशासन से कि आज के दिन सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम की तरफ से किया जाए। दूसरा, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से मांग करती है कि यदि उनको न्याय में जरा भी भरोसा है तो इसके लिए त्वरित न्यायालय का गठन करके और 2 महीने के अंदर में अपराधियों को सज़ा दिलवाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रह्मर्षि विकास संगठन समझेगी कि उनको न्याय में कोई रुचि नहीं है, अपराधियों को पकड़वाने में इस जनता, यहाँ की जनता के साथ कोई उनका नहीं है। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो खुलासा हो रही है कि पूरे प्रशासन की सीएम सहित अगर टाल मटोल की घटना से प्रतीत होता है कि यह भी उस आपराधिक घटना में शामिल थे, इसलिए उनको यह त्वरित न्याय दिलाने के लिए त्वरित कदम उठाना चाहिए। यह ब्रह्मर्षि विकास संगठन इसकी मांग करती है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है,
जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बंदरा प्रखंड की तेपड़ी पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक, एक साथ 25 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट कर घायल किया। जिले के औराई और बंदरा में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बंदरा प्रखंड के तेपड़ी पंचायत में आवारा कुत्तों ने गुरुवार की शाम को 25 से ज्यादा लोगों को काट कर घायल कर दिया। वहीं आवारा कुत्तों के काटने से इलाके में हड़कंप मची रही। कुत्तों द्वारा तेपड़ी पंचायत क्षेत्र के पश्चिमी सीमा के गांव से लेकर पूर्वी सीमा तक लगातार लोगों पर हमला किया जाता रहा। कुत्ते ने कहीं महिलाओं को अपना निशाना बनाया तो कहीं पुरुषों को, कहीं लड़के इसके चपेट में आए तो कहीं लड़कियां।
पंचायत समिति सदस्य बेबी देवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रिंटू ठाकुर ने देर रात बताया कि कहीं से भटक कर आए आवारा कुत्ते ने महेशपुर गांव से लोगों पर हमला शुरू किया और पूरब की तरफ सड़क मार्ग से बढ़ता हुआ तेपरी हनुमान मंदिर चौक तक पहुंच गया। इस दौरान करीब 25 से ज्यादा लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। लोगों में हड़कंप मची रही। कुत्ता को देखते ही कोई इधर भाग रहा था तो कोई इधर। घटना के बाद गांव एवं बस्तियों में आवारा कुत्तों की लेकर दहशत का माहौल कायम रहा। निहारे गए हम 10 दिन यहाँ आ रहे थे, ये कुत्ता गया, बेबसवा गया, उसके बाद छाते में गया था, ये दशा आगे कॉल लगा दौड़े तो भागे। आपका क्या नाम हुआ? लालू सर। किस गांव में घर हुआ? मेरा घर। घटना कल तेपरी से लगभग 13 मरीज आए थे जो कुत्ता काटा था जी। आज भी पेशेंट आए हैं, 5-7 आ गए हैं। सबको कुत्ता का इंजेक्शन लगा दिया गया है, सब सुरक्षित। इसमें से कोई गंभीर भी है क्या? नहीं, गंभीर तो कोई नहीं है। 15-20 की संख्या में लोग आए थे। हाँ, सभी का उपचार हो गया। ये किस गांव में घटना हुआ है? गांव तो 4 गांव में हुआ है। तेपरी में हुआ है, महेशपुर में हुआ है, रतवारा में हुआ है, रामपुर ब्याल में हुआ है। सभी जगह से लोग आए? सभी जगह। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नौशाद अहमद। मनियारी थाना क्षेत्र के अमराव गांव में नवविवाहिता का शव जलाने गए लोगों को ग्रामीणों ने रोक दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख गांव में गुरुवार की देर रात एक नवविवाहिता का शव जलाने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने रोक दिया। दूसरे गांव की महिला होने के कारण वे शमशान में उसका दाह संस्कार नहीं होने देना चाह रहे थे। शव के साथ आए लोगों ने जब विरोध किया तो वहां हंगामा होने लगा। करीब 45 मिनट तक शमशान घाट में हंगामा होता रहा। लोगों से जानकारी मिलने पर मनियारी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन के बाद शव को कब्जे में ले लिया। शव को थाने पे ले जाकर पुलिस मृतका के ससुराल वालों और ग्रामीणों से पूछताछ की है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि मृतका स्थानीय नहीं है। इस बात की जानकारी लेने पर शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोग आक्रोशित हो गए। वे लोग ग्रामीणों को भला बुरा कहने लगे। इससे तनाव गहरा हो गया। पुलिस के अनुसार मृतका की सकरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर बखरी में ससुराल है। उसका मायका मनियारी थाना के सोनबरसा में है। इधर मृतका के परिजनों ने बताया कि 5 माह पूर्व युवती की शादी हुई थी। बीते 3 दिनों से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। स्थानीय चिकित्सकों के पास उसका इलाज कराया गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुई। गुरुवार को मायके में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव लेकर जा रहे थे। इस बीच अमरख में रिश्तेदारों के कहने पर वे शव का यही दाह संस्कार करने पहुंचे, लेकिन स्थानीय महिला नहीं होने पर ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। फिलहाल मनियारी थाना की पुलिस छानबीन में जुट गई है। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 5 महीना 27 तारीख को पूरेगा। अच्छा, तो कहाँ पर ये आत्महत्या की है? मरिचा में, अपने मायके में? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। आप कौन है? जी, आप कौन हुए मृतक? आपका घर कहाँ हुआ? बिशनपुर बखरी, सकरा जी, मुरल। तो ये कहीं और जो है किसी और शमशान घाट में क्यों उसको पुकारा जा रहा? तो पुलिस वहाँ गई थी अमरख गांव मुर्दा घाट में, तो वहाँ तो कुछ लोग उसको डेड बॉडी को जला रहे थे। पुलिस को देख के भागना लगे। ग्रामीण लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये दूसरे गांव का है। लड़की का माँ बाप का घर सोनबरसा है और इसका शादी 5 महीना पहले ये बखरी गांव सकरा थाना अंतर्गत आता है, वहीं पर उनकी शादी हुई थी। कुछ पता चला कि इसमें कुछ दिमागी रूप से चल रही थी, जिसका इलाज इनके परिजन कर रहे थे और अपना ये आत्महत्या कर ली है। इसकी गहन जाँच की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके बारे में जांच की जा रही है, गहराई रूप से जांच की जा रही है, क्या मैटर है इसका। हाल ही में शादी हुई थी महिला की, पूर्व 5 महीना पहले हुई थी इसका। सर, इसमें हिरासत में भी किसी को लिया गया है? जी, इसके हस्बैंड को लिया गया है, पूछताछ जारी है। जेडीयू कार्यालय में युवा जनता दल यूनाइटेड द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। युवा जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान 2022-2025 कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को इमलीचट्टी स्थित जेडीयू प्रधान कार्यालय से युवा जिलाध्यक्ष रुपेश कुमार कंचन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष ने सभी जिले से आने वाले नव मनोनीत
प्रदेश पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए प्रखंड से आए युवा जेडीयू के साथियों को प्राथमिक सदस्यता दिलाई। ओगी जिलाध्यक्ष अपने संबोधन में कहा कि मुजफ्फरपुर जिला सहित युवा जेडीयू पूरे बिहार में सदस्यता अभियान में अव्वल पायदान पर आएगी। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जेडीयू से जोड़ने का कार्य युवा जेडीयू करेगी और 50 लाख जेडीयू सदस्यों को जोड़ने में युवा प्रकोष्ठ अपना अहम योगदान पेश करेगा। इमली चट्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रधान कार्यालय में प्रखंड के सभी युवा साथी एवं प्रदेश के पदाधिकारी साथियों के साथ हम लोग बैठक किए हैं। जो हमारी सदस्यता जो चल रही है, जो कम समय में कितना तेज़ी से ज़्यादातर हर घर में, हर प्रखंड में, हर गली मोहल्ला, हर चौक चौराहे पे हम लोग कैसे तेज़ रफ्तार से इस रास्ता को करेंगे और जो हमारा शीर्ष निर्देश का जो नेतृत्व का जो आदेश है, निर्देश है, उसके हिसाब से हम लोग सदस्यता को बहुत कम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा करके देंगे। हमारा लक्ष्य जो है, जो पूरे बिहार में लक्ष्य है, जो 50 लाख से ज़्यादा हम लोग को सदस्यता करना है। इसमें युवाओं का जो हम लोग युवा जदयू के कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और हम लोग कोशिश है जो पूरे प्रदेश में जो हमारा ज़िला है मुजफ्फरपुर ज़िला, वो सदस्यता में सबसे अव्वल रहे। इसी कार्यक्रम के लिए और सदस्यता के ऊपर हम लोग आज बैठक किए हैं, जिसमें हमारे सभी साथी मौजूद हैं। जेडीयू जिला कार्यालय में 27 सितंबर से होने वाली जागरूकता रैली को लेकर बैठक की गई। बिहार में शांति व्यवस्था कायम रखने और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने को लेकर 27 सितंबर को जेडीयू जिले के हर प्रखंड में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को जेडीयू की इमली चट्टी स्थित कार्यालय में बैठक हुई। इसमें शामिल पदाधिकारियों को हर प्रखंड की जिम्मेवारी दी गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा बिहार में शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। आपसी सौहार्द कायम रखने के लिए जेडीयू पार्टी की तरफ से जागरूकता रैली निकाली जा रही है। वहीं प्रवक्ता मोहम्मद जमाल ने बताया कि जेडीयू भाजपा को उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने देगी और हर प्रखंड में जागरूकता रैली निकालकर आपसी सौहार्द कायम रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। भाजपा बिहार में सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, लेकिन बिहार के लोग उनके झांसे में नहीं फंसेंगे। हम लोग भाजपा के नीति और नियत में अंतर समझने के बाद हमारे उज्जवान माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को ये एहसास हो गया कि हिंदुस्तान के सारे संपत्ति को ये धीरे धीरे बेच करके हिंदुस्तान को कंगाल कर देगा। इस सब बात को देखते हुए फिर पुनः सरकार में बने रहने के लिए ये हथकंडा अपनाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ेगा। अपने माध्यम से, अपने एजेंसी के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार के हर कोने में कहीं भी खराब स्थिति पैदा करा सकता है, राजनीतिक रंग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकता है। उससे जागरूक करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को, हर जिले को, प्रदेश के पदाधिकारी को, पूर्व अध्यक्ष को, प्रेजेंट अध्यक्ष को, पूर्व एमएलए को, प्रेजेंट एमएलए को, प्रेजेंट सांसद को, फिर पूर्व सांसद को, सबको आगाह कर दिया गया है कि 27 सितंबर को प्रखंड के हर कोने में, चौक चौराहा पर जागरूकता अभियान चलाएं कि कभी भी किसी कीमत में कोई तरह का हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़े। उसको रोकने के लिए आपको जान की बाजी भी लगा देनी है, तो जान की बाजी लगा दीजिए। कहाँ आयोजन होगा इसका? पूरे हर प्रखंड, 16 प्रखंड है हमारे जिले में, 16 प्रखंड में आयोजन। कौन कौन से लोग आ रहे हैं? प्रमुख लोग से हमारे पूर्व सांसद भी आ रहे हैं, प्रेजेंट सांसद भी आ रहे हैं। हर जगह ड्यूटी लग रही है। यहाँ जो विधायक हैं हमारे मिनिस्टर भी आ रहे हैं, हमारे जो एक्स विधायक हैं, एक्स मंत्री हैं, प्रेजेंट एमएलसी है, प्रेजेंट जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व है, सबको ड्यूटी दी गई है। सब प्रखंड वाइज बांटा जाएगा, प्रखंड में भी पंचायत वाइज बांटा जाएगा। क्या उद्देश्य रहेगा इसका? उद्देश्य यही रहेगा कि सांप्रदायिक सद्भाव किसी भी कीमत में माननीय मुख्यमंत्री के रहते बिहार में बिगड़ने नहीं देंगे। 27 तारीख के हर प्रखंड में हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत एक मार्च निकालेंगे, जिसमें पार्टी के सभी लोग, सीनियर से लेकर जूनियर तक सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और जो बीजेपी का एजेंडा है भाईचारा को ख़त्म करने वाला, उसके प्रति लोगों को सचेत करेंगे और सब लोग को बताया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि उनके बहकावा में पड़ना नहीं है। सब लोग भाई भाई हैं, सबको मिलजुल कर बिहार को आगे बढ़ाना है। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो व्यापक है। हम सब जगह प्रभारी भी बना दिए हैं और हमारे जिला से जो भी पदाधिकारी हैं वो सब एक एक प्रखंड को देखेंगे। वार्ड नंबर
बदले जाने को लेकर वार्ड संख्या 6 के कई लोग डीएम से मिलने पहुंचे। शहर के वार्ड नंबर 6 के निवासी जाफर फरियादी समेत कई लोग शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए समाहरणालय पहुंचे। इन लोगों की शिकायत है कि एक साजिश के तहत इन लोगों का वार्ड नंबर बदल दिया गया है। मतदाता सूची में पहले प्रकाशन में इन लोगों का वार्ड नंबर सही था, लेकिन मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में इन लोगों का वार्ड नंबर 6 से बदलकर वार्ड 3 कर दिया गया है, जबकि इन लोगों के जमीन, बिजली बिल, अन्य पहचान पत्र सभी वार्ड नंबर 3 से रजिस्ट्री है। जाफिर फरियादी ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का वार्ड पहले की तरह ही 3 नंबर में स्थापित किया जाए। हालांकि जिलाधिकारी के अनुपस्थित रहने की वजह से वे लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन नहीं सौंप पाए। हम लोग का पहले वार्ड नंबर 6 में हम लोग का नाम था। इस बार जो नया लिस्ट बना है वार्ड नंबर ये वोटिंग का, उसमें हम लोग का नाम नहीं है और हम लोग का नाम हटा दिया गया है। हम लोग का नाम नहीं मिल रहा है इसमें वोटर लिस्ट में और हम लोग को वोट देना है। वोट से वार्ड नंबर 6 में ही हम लोग को वोट देना है। कहाँ कर दिया गया? 3 में कर दिया गया है। इस बार तो सुन रहे हैं कि 3 में कर दिया गया है, बट हम लोग का 6 में नहीं है नाम। आप लोग क्या चाह रही है? हम लोग का वार्ड नंबर 6 में फिर से नाम हम लोग का वापस चाहिए। ऐसा ये हुआ है कि हमारे पार्षद जावेद अख्तर गुड्डू ने वार्ड 5 के, वार्ड 4 के और वार्ड 3 के पार्षद के साथ मिलकर हमारे वार्ड 6 का वोटर को करीब 300-350 वोटर को वार्ड नंबर 3 में भेज दिया गया और उसको बैलेंस करने के लिए जो उनको वोट नहीं देगा उसको वार्ड नंबर 3 में कर दिया गया है। और वार्ड 5 का जो मुस्लिम वोटर थे उसको अपने में घिस लिए। वार्ड 4 के जो मुस्लिम वोटर थे उसको अपने में ले लिए और जो 6 में ले लिए और जो हिंदू वोटर थे उनको हरिओम के में भेज दिया गया और मुन्ना में भेज दिया गया है। सब साजिश के तहत किया गया है। जनगणना ये जो लास्ट जो 18 तारीख को प्रकाशन हुआ है बूथ वाइज जो है उसमें हुआ। उससे पहले जो प्रकाशन हुआ तो उसमें सब लोग का नाम था और जो सबका नाम था और जो बूथ वाइज जो वोटर लिस्ट तैयार हुआ है उसमें से नाम हटा दिया गया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग का पुनः वार्ड नंबर 6 में स्थापित किया जाए, सभी लोग का नाम स्थापित किया जाए, वरना हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम अपना जान देने के तैयार हैं। यहीं पर डीएम ऑफिस के सामने जान देने के। आज हम लोग डीएम ऑफिस के पास आए हैं। डीएम साहब नहीं है, हम इसको राज निर्वाचन में भी भेजेंगे। इसको मैंने फैक्स करेंगे अभी या कल पटना में खुद लेके जाएंगे। वार्ड नंबर 6 का निवासी हूं और हम हमेशा से वार्ड नंबर 6 में वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार साजिश के तहत जो अंतिम बूथ वाइज जो प्रकाशन हुआ है उसमें से हम लोगों का नाम हटाकर वार्ड 3 में कर दिया गया है, जिसे हम सभी पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वो पुनः स्थापित करें हम लोगों के नाम को वार्ड 6 में। लगभग 300-350 वोटर का ये खेल हुआ है जो कि 6 से 3 में भेजा गया है ज़बरदस्ती, जबकि हमारे पास पूरा प्रमाण है कि हम वार्ड 6 के ही निवासी हैं। ये नगर निगम की रसीद है हमारे पास और हमने जिलाधिकारी को भी आवेदन दिया है और आगे भी हम पटना चुनाव आयोग को भी आवेदन देंगे। समाहरणालय परिसर में मनरेगा वाज के बैनर तले बकाया भुगतान की मांग को लेकर मजदूरों ने धरना दिया। मजदूरों को 100 दिनों का काम व बकाया मजदूरी की भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को मनरेगा मजदूरों ने मनरेगा वाद के बैनर तले शहर में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस अवसर पर मजदूरों ने कहा कि अभी हम लोग चेतावनी के तौर पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। धरना को संबोधित करते हुए रिंकू देवी ने कहा कि अभी तक पंचायतों में जॉब कार्ड नहीं बनाया गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, काम भी नहीं दिया जा रहा है। जब भी हम लोग काम मांगते हैं तो हमें बरसात का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। हम लोगों को जब तक काम नहीं दिया जाता हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग डीएम को आवेदन देकर 1 सप्ताह का समय दिए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। क्या मांग है? मनरेगा वाच के मनरेगा में सभी मजदूर को काम चाहिए। 121 पंचायत के हम लिस्ट यहाँ पे जिलाधिकारी के दे चुके हैं और जिलाधिकारी से हम यही मांग कर रहे हैं जो हमको 1 सप्ताह के अंदर काम चाहिए और ऑनलाइन जो हाजिरी बन रहा है वो बंद होए, ऑफलाइन हाजिरी बने और 1 सप्ताह के अंदर में यदि हम लोग को काम नहीं मिला तो हम लोग निश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। अभी काम नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अभी काम नहीं दिया जा रहा है। बरसात के बहाना से हम लोग को काम नहीं मिल रहा है, ठेकेदारी चल रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं हमको काम मिले और बकाया राशि भी भुगतान हो। अभी क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है जिला अधिकारी और ब्लॉक में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ से बोल रहे हैं
पीओ साहब बोलते हैं जो अभी बरसात के मौसम है अक्टूबर से हम लोग काम देंगे, तो अक्टूबर से यदि काम दे रहे हैं, अभी बरसात नहीं हो रहा है, पानी नहीं है हम लोग के पंचायत में, तो हम लोग को तो काम चाहिए। मजदूर क्या भूखे मरेगा? हम सब 39 ब्लॉक के पंचायत के हम सब काम नांग कर धरना करे आए हैं। कोनो पंचायत हमको काम नहीं देता है, सब भूखे मरता है। हमको सके काम चाहिए 100 दिन के मनरेगा में, घोटाला बंद कर दिए। डीडीसी है से कुछ नहीं सुनता है, वैसी राशन पानी देता है तो वैसी करता है, खाली अर्गा कटा देता है, किसको देता है किसको नहीं देता है बंद कर देता है। डीलर से नहीं दीजिए और किसको नहीं है, नाम नहीं है। तो हम सब चीज के लिए हम धरना दिए। भारत सेवा आश्रम परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जवाहरलाल रोड स्थित भारत सेवाश्रम में शुक्रवार को रक्तदान मतदान अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन में एसकेएमसीएच ब्लड बैंक का योगदान रहा। वहीं रक्तदान शिविर के दौरान कई युवा और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। वहीं शिविर में 32 लोगों ने रक्तदान किया। हम लोगों को मौका मिला रक्तदान कराने का भारत सेवाश्रम संघ की ओर से। हम लोग एसकेएमसीएच से आए हैं। इससे कंपोनेंट बनता है, इससे 1 यूनिट से 3 यूनिट आदमी को हम लोग दें, जिससे कि 3 आदमी का जान बचाया जा सके। यानी 30 यूनिट सर हमको दिए हैं, तो उससे हम 90 यूनिट बनाएंगे और 90 लोगों का कल्याण कर सकते हैं। आज अभी तक कितना यूनिट ब्लड दान दे चुका है? 30 यूनिट अभी। अपना परिचय दे दीजिए। विनोद कुमार, टेक्निकल सुपरवाइजर और एसकेएमसीएच में। आज रक्तदान शिविर से लगाया गया है, क्या कुछ इसके विषय पर बताएंगे अपने स्टूडेंट को और अपने मतलब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को? सेवाश्रम संघ की ओर से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इससे प्रेरित होकर सभी शहरवासी और रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे और साथ में विनोद बाबू का बहुत ज़्यादा और इनकी टीम का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। हम बड़े थैंकफुल हैं संस्था की ओर से, भारत सेवाश्रम संघ की ओर से। आगे भी ये लोग जब कभी भी मौका देगा भारत सेवाश्रम संघ को हम लोग निश्चित रूप से ऐसा रक्त शिविर आयोजन करेंगे। आज आपने पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, कैसा अनुभव रहा? पहली बार भारत सेवाश्रम संघ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैसा अनुभव रहा है? ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि ये एसकेएमसीएच की पूरी टीम बहुत ही सहयोगी है। हम लोगों को निश्चित बोलेंगे कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप रक्तदान शिविर आयोजित करें। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।